2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे लेखांकन की अवधारणाएं एवं मान्यताएं, यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एजम्पशंस। दोस्तों, ये अवधारणाएं और मान्यताएं क्या होती है। अवधारणाएं और मान्यताओं का मतलब ये है कि अगर अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं यानी प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनमें ये अवधारणाएं और मान्यताएं हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग करना बहुत भारी हो जाएगा। जैसे 1 और 1 कितने होते हैं, आपको पता है 2, लेकिन अगर कोई 1 और 1 3 कहे तो फिर क्या हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल चीज़ होनी चाहिए, कॉमन चीज़ होनी चाहिए। तो ये अवधारणाएं और मान्यताएं जो हैं वो सबको क्या करती है, साथ लेकर के चलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट और एजम्पशन यानी अवधारणाएं और मान्यताएं दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट व्यावसायिक इकाई अवधारणा। व्यावसायिक इकाई अवधारणा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब दोस्तों, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी कि व्यावसायिक इकाई अवधारणा क्या होती है। इसमें ये होता है कि व्यवसाय और एक मालिक, उसका मालिक दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, जिसे पृथक अस्तित्व अवधारणा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मालिक और व्यवसाय दोनों अलग इसलिए करते हैं क्योंकि मालिक जो व्यवसाय में पूंजी विनियोजित करता है तो वह व्यवसाय के लिए एक तरह से दायित्व हो जाता है। तो फिर जो लगाई गई पूंजी होती है वो व्यवसाय एक निश्चित समय पर वापस कभी भी जब मालिक को ज़रूरत पड़ेगी तो दे सकता है। इसलिए क्या करते हैं, कैपिटल को दायित्व साइड में दर्शाया जाता है, यानी कि मालिक का पैसा अलग होता है, लेकिन मालिक के जो खर्चे होते हैं, निजी खर्चे होते हैं, आहारित करता है, घरेलू खर्च होते हैं ना, तो वो सारे खर्चे व्यवसाय में शो नहीं करते हैं। लेकिन व्यवसाय से अगर वो कोई धनराशि निकालता है तो उसे ड्राइंग के रूप में दिखाते हैं। कैपिटल में से कम नहीं करके उसको क्या करते हैं, ड्राइंग में दिखाते हैं। यानी कि मालिक और व्यवसाय दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या कह रहा है, व्यावसायिक इकाई अवधारणा यानी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, या जिसको पृथक अस्तित्व अवधारणा भी कहा जाता है, जिसमें क्या कहेंगे अपन, मालिक और उसका व्यवसाय और उसका स्वामी दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। दूसरा हमारा आ रहा है मुद्रा मापन अवधारणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मुद्रा मापन अवधारणा का मतलब होता है कि व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाएगा जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। मुद्रा में मापने का मतलब होता है कि जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव हो। अब जैसे आप कोई 2 चीज़ें ला रहे हैं, एक 100 रुपये की किलो मिल रही है और एक मिल रही है 100 रुपये लीटर, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, लीटर और किलो को तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मीटर और किलो को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ गई, रुपए, जो जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो मुद्रा मापन अवधारणा का मतलब ये होता है कि केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा व्यवसाय के अंदर किया जाएगा जिनका मौद्रिक मूल्यांकन संभव हो। जैसे व्यवसाय में कोई ईमानदार कर्मचारी है, अपने नौकर बहुत ईमानदार है, क्या उनकी ईमानदारी का लेखा कर सकते हैं कि ये इतना रुपए से ईमानदार है? नहीं, हम उनकी ईमानदारी का लेखा नहीं कर सकते, यानी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऑफिस का एक एम्प्लॉय ऑफिस के काम से कार लेकर के मार्केट में गया। सपोज़ कार का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट हुआ तब हम क्या कहेंगे कि 3 लाख रुपए की गाड़ी ख़राब हो गई। लेकिन कोई ये थोड़ी कहेगा कि अंदर जो बैठा कर्मचारी उसके 5,000 का हाथ टूट गया, 1 लाख का सिर फूट गया, 20,000 की आंखें फूट गई। नहीं, हम इंसानों की चीज़ें मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कार का तो वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जिन चीज़ों का हम मौद्रिक मूल्यांकन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, उन्हीं लेन देनों को हम कहाँ पे लिखेंगे, व्यवसाय के अंदर। तो ये कौन सी अवधारणा कहती है, मुद्रा मापन अवधारणा, जिसके अंदर वे ट्रांजैक्शन केवल व्यवसाय में लिखे जाएंगे जिनको मौद्रिक मूल्यांकन संभव हो। नेक्स्ट आता है चालू व्यवसाय अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी व्यवसाय कम समय के लिए शुरू नहीं किया जाता। उसका पर्पज़ ये नहीं होता है कि आज व्यवसाय शुरू करें और कल ख़त्म कर दें। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि वो निरंतर लंबे समय तक काम करे। इसी अवधारणा के आधार पर क्या किए जाते हैं, सारे बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं और क्या सोचा जाता है, लंबी अवधि तक हमारे बिजनेस चले। इन्हीं बेसिस पे लोग हमें उधार पैसे देते हैं, उधार में माल देते हैं, उधार रखते हैं, क्या सोच के कि ये व्यवसाय रेगुलर चलेगा, निरंतर लंबे समय तक चलेगा।
इसीलिए तो इसी आधार पर लोग हम पे विश्वास करते हैं, ताकि हमारा साल जब कंप्लीट होता है तो वो हमारे लिए थोड़े अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ हमारा हिसाब करेंगे, हमें पेमेंट करेंगे। तो क्या सोच के अगर आप कह दें कि हम 2 दिन बाद बिज़नेस बंद कर देंगे, क्या आप हमें उधार दोगे, तो कोई भी उधार नहीं देगा। लेकिन जितने भी बिज़नेस बनते हैं चलते हैं वो सब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर ही चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चालू व्यवसाय अवधारणा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है लेखांकन अवधि अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। दोस्तों अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं जैसे एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं। अब हम कभी तो कंपेयर करते हैं 7 दिनों से, कभी कंपेयर कर ले 15 दिनों से, कभी कंपेयर कर ले महीने भर से। क्या हम इन सब में कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, हमारे व्यवसाय की स्थिति क्या है, यानी बिजनेस सिचुएशन क्या है? नहीं। और हम अदर बिजनेस से भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं कि पूरा एक साल भर का, यानी कि साल भर में क्या होता है कि व्यवसाय की छोटी मोटी सारी गतिविधियां कवर हो जाती है। तो एक साल को हम वित्तीय वर्ष मान लेते हैं। जो वित्तीय वर्ष हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च बोला जाता है। तो ज़्यादातर व्यवसाय सारे किसी को फॉलो करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के व्यावसायिक लेन देनों का जितना लेखा होता है उन लेखों को क्लोज कर देते हैं। 31 मार्च यानी 31 मार्च को बंद कर देते हैं। फिर 31 मार्च को उनकी जो पोजीशन होती है यानी व्यावसायिक स्थिति होती है उसका आकलन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं दूसरे बिजनेस से कि हमने कितना ग्रोथ किया, उन्होंने कितना ग्रोथ किया। अगर यही दिनांक अलग अलग हो जाए, कोई 6 महीने का अगर करे, कोई साल भर का करे, तब दिक्कत आ जाती है कि सही रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आ पाते हैं। तो सही रिज़ल्ट लाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? लेखांकन अवधि अवधारणा, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें पता चल जाए कि पिछले साल हमारे 12 महीने में ये पोजीशन थी, आज हमारे इन 12 महीनों में ये पोजीशन है। हम खुद को भी खुद से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वह हमारा आ रहा है लागत अवधारणा, जिसको हम ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। अब लागत अवधारणा का मतलब ये होता है कि व्यवसाय में जितनी संपत्तियां हम खरीदते हैं उन सब का लेखांकन हम लागत पर करते हैं। जैसे 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो हम 5 लाख और 10 लाख पे करते हैं। फिर क्या होता है कि अगले साल उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया, उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। तो हम अपना जो परसेंटेज एक फिक्स कर रखा होता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो लगाना पड़ता है। फिर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। अब क्या होता है कि मार्केट प्राइस उसकी अलग होती है लेकिन अपनी बुक वैल्यू अलग हो जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपना फॉलो करना है, हमें डेप्रिसिएशन लगाना है और ओरिजिनल कॉस्ट मेंटेन करके रखनी है। तो ये कहलाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट समझ में आ गई दोस्तों? यानी कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब कि चीज़ों को उनकी कॉस्ट पे ही दिखाना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना चाहिए। अगर उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो लगाइए, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो फिर बढ़ाइए। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब हुआ ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है द्विपक्षीय अवधारणा यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। दोहरी अवधारणा जिसको भी हम नाम से जानते हैं, और द्विपक्षीय अवधारणा जिसका नाम है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी लेन देन करो उसके 2 पक्ष हमेशा प्रभावित होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, यानी एक नाम पक्ष और दूसरा जमा पक्ष। जैसे आपने नकद में माल खरीदा, क्या किया? नकद में माल खरीदा, तो 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, एक माल भी प्रभावित होगा, दूसरा नकद भी प्रभावित होगा। अब होगा क्या? जो हमने माल खरीदा तो व्यवसाय में माल आया, लेकिन नकद में खरीदा तो पैसा चला गया। अब यहाँ पे दोनों ही वस्तुगत खाते के नियम हमने पढ़ लिए ना, तो दोनों ही क्या हैं? वस्तुगत खाते के अंतर्गत आते हैं ना, क्योंकि रोकड़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और माल को भी हम छू सकते हैं। तो जब वस्तु आती है तो डेबिट करो, और जो माल जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करो। रूल्स यही बोलता है, वस्तुगत खाते का क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो आप क्या करेंगे? जो आ रहा है तो आने वाले माल को हम डेबिट करेंगे, और जा रहा है कैश है उसको क्रेडिट करेंगे। तो माल को हम परचेज़ में काउंट करते हैं, तो परचेज़ अकाउंट DR करेंगे और टू कैश करेंगे, यानी कि कैश चला जाएगा। तो कोई भी आप लेन देन लेंगे उसके हमेशा 2 पक्ष प्रभावित होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, तो ये था दोहरा लेखा या द्विपक्षीय अवधारणा यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा आय वसूली अवधारणा, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट भी जिसको बोला जाता है। अब क्या होता है कि इसके अनुसार ये कहती है कि आय को तब तक आय नहीं मानना चाहिए जब तक वो वसूल नहीं हो जाए। समझ में आया क्या कहा? आय को आय तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वो
वसूल नहीं हो जाती, आ नहीं जाती, हाथों में नहीं आ जाती। ठीक है, जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 100 रुपये का माल किसी को उधार में बेच दिया तो क्या समझेंगे 100 रुपये कमा गए, जबकि ये अवधारणा ये कहती है कि नहीं, वो जब तक तुम्हें 100 रुपये वापस ना दे दे तब तक वो 100 रुपये तुम इनकम में मत बताओ। समझ में आ रहा है? लेकिन जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसी अवधारणा को फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, जब तक उनके पास इनकम नहीं आती है तब तक वो क्या करते हैं, उसको शो नहीं करते, और जब आ जाती है तो उसको दिखा देते हैं, इनकम हो जाती। लेकिन व्यापारी लोग क्या बताते हैं, व्यापारी लोगों ने माल बेच दिया तो इनकम पक्की। तो ये अवधारणा ये कहती है कि आय को तब तक आय नहीं मानना चाहिए जब तक वो वसूल नहीं हो जाती। कौन सी अवधारणा हुई? आय वसूली अवधारणा, यानी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आता है मिलान अवधारणा, यानी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है मैच करना। अब नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप जिस साल की या जिस समय की इनकम को ले रहे हैं उसी समय के अंदर होने वाले खर्चों का लेखा भी किया जाना चाहिए। मैच करो, क्योंकि क्या होता है कि जो आय आप कमा रहे हो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा। बिना खर्च किए कोई भी इनकम तो आती नहीं है। ऐसा कोई भी व्यवसाय तो है नहीं जिसके अंदर आप बिना खर्च किए कमाई कर लो। तो यानी कि आपने जितना खर्चा किया है, आपने उस दौरान जितनी इनकम प्राप्त की है उसको मैच करो और फिर अपना प्रॉफिट निकालो। ऐसा नहीं कि आप साल भर की इनकम ले रहे हैं और 2 सालों के खर्चे या 6 महीने के खर्चे काउंट कर रहे हैं, तो उसी अवधि के दौरान होने वाले खर्चे को भी उसी मैचिंग कंसेप्ट के अंदर आय में समायोजित कर लेना चाहिए और एडजस्टमेंट करके देख लेना चाहिए कि कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मिलान अवधारणा, यानी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का मतलब आय और व्यय दोनों का मिलान करके देख लेना चाहिए उस समय अवधि के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारा वस्तुपरकता अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। वस्तुपरकता अवधारणा ये कहती है कि हमारे व्यावसायिक लेन देन जो हैं उनको एक वस्तुपरक तरीके से, एक सीक्वेंस क्रम में और व्यवस्थित तरीके से और सही और शुद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। जैसे आपने नकद में माल बेचा, ठीक है, और सामने वाले ने क्या किया, कैश न दे करके चेक दे दिया। क्या किया? चेक दे दिया। तो आपने ना कैश में तो बेचा लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, क्या किया? चेक दे दिया। अब इसका लेखा अगर आप करोगे तो आपके पास पर्टिकुलर प्रमाणक होने चाहिए, यानी कि बिल होने चाहिए। बेचा है उसका बिल होना चाहिए। अगर सपोज़ ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो बिल्टी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सामने वाले ने जो चेक दिया उसका फोलियो होना चाहिए, है ना, चेक का फॉइल होता है वो होना चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए अपने पास। तो इस तरह के होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस से जमा के रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि माल तो आपने बैंक में भेज दिया और उधार में यहाँ बता दिया, चेक अपना क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब ये है कि शुद्ध सही रूप से सारे लेन देनों को व्यवस्थित क्रम से लिखना चाहिए। किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ होती है उसको इग्नोर करते हैं और बड़ी बड़ी का लेखांकन करते रहते हैं, तो उससे छोटी वस्तु क्या हो जाती है, इग्नोर होने लग जाती है। जिनका क्या किया जाना चाहिए, एक संकलन करके व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज लिखा होना चाहिए, यानी कि जितने भी आपके पास बिल हैं वो एक क्रम ऑर्डर में जमे हुए होने चाहिए और पर्टिकुलर जो बिल है उसी के हिसाब से एंट्रियाँ होनी चाहिए। और जहाँ आंकड़े आप लिख रहे हैं उन आंकड़ों को मैच करते हुए बिल होने चाहिए। जो फिगर आपने लिखा है वही फिगर आपके बिलों में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब समझ में आ गया, शुद्धता होनी चाहिए, सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो हमारी अवधारणा है, कंसेप्ट, एजम्पशंस हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारा सैद्धांतिक पार्ट है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उसे देखें। आप हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं, ठीक है। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें ज़्यादा खुशी होगी, क्या हम आपके लिए और भी बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।